वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स ये 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। 2022 का पूरा पेपर हमने उठा रखा है, बट फ्रेंड्स इस प्रैक्टिस सेट में हमने केवल 15 क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। हम 5 से 6 क्लास में इसको कंप्लीट कराएँगे, जो 100 क्वेश्चन है पूरे 5 से 6, क्योंकि हम विद एक्सप्लेन के साथ में चलेंगे, इस वजह से समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 15-15 या 20-20 क्वेश्चन करके हम इसे पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे। 2022 का ये पेपर है। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। पहले आप पढ़ लें अच्छे से तभी आंसर दें। अगर आता है तो ज़रूर आंसर दें, नहीं आता है तब भी ट्राई करें आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप परफेक्ट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच इज़ द कॉज ऑफ लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन बॉडी फ्रॉम फूड इन इंडिया? भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी आए हुए क्वेश्चन है पूछे गए हैं। विच इज़ द कॉज ऑफ लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन बॉडी फ्रॉम फूड इन इंडिया? तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए, ऑप्शन ए आपका राइट होगा, टेकिंग टी विद फूड, भोजन के साथ चाय लेना, भोजन के साथ चाय लेना। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते हैं कि भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कारण भोजन के साथ चाय लेना है। कई आहार कारक या फिर कई इस अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। जो कई कारक ऐसे हैं जो इस अवशोषण को प्रभावित कर सकते हैं। इन कारकों की पहचान करने के बाद आयरन अवशोषण पर चाय के प्रभावों पर विशेष ध्यान दिया गया है। पर क्योंकि फ्रेंड्स अपने भारत में बहुत ज़्यादा लोग चाय पीते हैं, ठीक है, इस वजह से इसमें विशेष ध्यान दिया गया है। पर्याप्त मात्रा में लौह अवशोषण को बढ़ाने वाले एस्कॉर्बिक एसिड, मांस, मछली आदि चाय की बड़ी मात्रा में भी लौह अवशोषण के अवरोध को दूर करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आप अच्छे से पहले पढ़ लें तभी आंसर दें, ठीक है। पढ़ लें और ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें, हमें भी पता चल सकेगा आपकी तैयारी कैसी है। पढ़िए क्वेश्चन को। विच विटामिन इज नोन एज द एंटी हेमरेजिक विटामिन? किस विटामिन को रक्त रोधी या रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप सभी ने पढ़ा होगा, अगर तो सभी को पता होगा। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स विटामिन ए, ठीक है, इसे रेटिनॉल कहा जाता है। फ्रेंड्स ये रतौंधी में इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है, ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी होती है बॉडी में तो क्या होती है, रतौंधी हो जाती है, कम दिखने लगता है। विटामिन बी, ठीक है, या विटामिन बी 1, ठीक है, ये क्या होता है, विटामिन बी या विटामिन बी 1 क्या होता है, थायमीन होता है। जैसे चावल वगैरह होते हैं, पॉलिश किए हुए चावल होते हैं, तो अगर उससे विटामिन बी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से चावल को कभी भी पॉलिश किए हुए चावल आपको नहीं खाने हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, विटामिन बी 1 खत्म हो जाता है, जिसकी कमी से आपको बेरी बेरी रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। विटामिन ई, इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। जो विटामिन ई है इसे सौंदर्य का विटामिन कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी इसे जाना जाता है, विटामिन ई को, ठीक है। ये फ्रेंड्स बांझपन के लिए भी जिम्मेदार होती है। अगर विटामिन ई की कमी बॉडी में पाई गई तो इसमें बांझपन होने की भी संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। विटामिन ई, इसे टोकोफेरॉल कहा जाता है, इसका जो रासायनिक नाम है वो टोकोफेरॉल है। और यहाँ पे फ्रेंड्स विटामिन के, ये नेप्थोक्यूनोन, ठीक है, इसे नेप्थोक्यूनोन कहा जाता है विटामिन के को। ये फ्रेंड्स क्या है, रक्तस्राव रोधी विटामिन है। ये क्या है, रक्तस्राव रोधी विटामिन है। अगर विटामिन के ना हो बॉडी में तो रक्त का थक्का नहीं, अगर कहीं पे आपके कट जाए, घाव लग जाएगा, तो विटामिन के की अगर कमी है तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी फ्रेंड्स राइट होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते हैं। यहाँ पे विटामिन के को रक्तस्राव रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। अब यहाँ पे देख लें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी है। देखिए फ्रेंड्स ए डी, ठीक है, ए डी, ई और के, ये फ्रेंड्स 4 विटामिन है जो कि वसा में घुलनशील है, जो आपकी फैट है उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, घुल जाती हैं। और क्या होता है बी सी, ये फ्रेंड्स जल में घुलनशील विटामिन है। बी सी जो बी है और सी है, ये क्या है, जल में घुलनशील विटामिन है। ए डी ई के,
ये क्या है, वसा में घुलनशील हैं, और बी सी आपके जल में घुलनशील हैं। तो चलिए, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। यह शरीर में कुछ प्रकार के प्रोटीनों के पूर्ण संश्लेषण में सहायता करता है, जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। इसके अलावा विटामिन के की सहायता से ही शरीर की अस्थियों एवं अन्य ऊतकों में कैल्शियम के बंधन को नियंत्रित किया जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए, अभी आपने फ्रेंड्स पढ़ा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट अभी मैंने अभी बताया है, ठीक है। द स्टेरिलिटी अकर फ्रॉम विच विटामिन सी डिफिशियंसी, बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है, मैंने अभी बताया फ्रेंड्स। तो देखिए, विटामिन ई, ठीक है, इसे टोकोफेरॉल कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है इसे, और बांझपन के लिए भी जिम्मेदार होती है विटामिन ई। तो चलिए एक्सप्लेन को देख लें। विटामिन ई की कमी से मनुष्यों में बांझपन ज्यादातर देखने को मिलता है। बांझपन एक ऐसी बीमारी है जो पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है, और इसका मुख्य कारण जेनेटिक होता है। पुरुषों और महिलाओं में यौन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के कारण विटामिन ई को बांझपन रोधी विटामिन भी कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। देखिए, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है सभी। विच डिसीज इज काज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, सभी को पता होना चाहिए फ्रेंड्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कई कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए फ्रेंड्स। अगर कोई भी कैंडिडेट क्लास ज्वाइन करता है, ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है, तो फ्रेंड्स हमारे इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 7985473042। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं ऑनलाइन क्लास लेने के लिए, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी सूचित कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8009031680, ठीक है। इस नंबर पर भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं अगर आप क्लास लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं, ठीक है फ्रेंड्स। पूरे कंप्लीट कोर्स के लिए फ्रेंड्स जो हमारी फीस रखी गई वो 2000 रुपये है, ठीक है। कंप्लीट कोर्स के लिए जो फीस है वो 2000 रुपये है। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये पिलाग्रा, बेरीबेरी, रतौंदी, यहाँ पे बेरीबेरी विटामिन B1, ठीक है। रतौंदी विटामिन ए, पिलाग्रा फ्रेंड्स विटामिन B5, ठीक है फ्रेंड्स। विटामिन B5 जो है वो पिलाग्रा है, ठीक है, विटामिन B5। क्योंकि काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि विटामिन B3 को ही पेलाग्रा बोल देते हैं। विटामिन B3 फ्रेंड्स नियासिन होता है, विटामिन B3 नियासिन होता है। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन होता है। विटामिन B1 ये फ्रेंड्स क्या होता है, थायमीन। विटामिन B2 ये क्या होता है, राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 फ्रेंड्स ये नियासिन होता है, ठीक है। इसी तरह जितनी भी विटामिन्स हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड हम एक स्पेशल क्लास देंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, ताकि आपकी जितनी भी विटामिन में कन्फ्यूजन है और न्यूट्रिशंस वगैरह की सारी हम एक ही में कंप्लीट करा देंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो आप इससे परेशान ना हो। तो यहाँ पे आप देख लें, ठीक है, पिलाग्रा और बेरी-बेरी, यहाँ पे रतौंदी। तो ये फ्रेंड्स क्या हो गया, बचा क्या यहाँ पे, ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। तो इससे क्या होता है, जो हड्डियाँ होती हैं फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है, मुलायम हो जाती हैं, और हड्डियाँ टूटने चटकने का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते हैं कि विटामिन डी की कमी को या कमी से ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है या रोग होता है। हड्डियों के कमज़ोर होने को ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में हड्डी के मुलायम होने को कहा जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। बच्चों में इस रोग को रिकेटस कहा जाता है, ठीक है। बच्चों में अगर ये रोग होता है विटामिन डी की कमी से, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, तो इसे रिकेटस कहा जाता है। और अगर जो एडल्ट होते हैं उनमें अगर हड्डियां फ्लेक्सिबल या मुलायम टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, दिक्कत होती है, तो फ्रेंड्स उसे ऑस्टियोमलेशिया कहा जाता है। ऑस्टियोमलेशिया मुख्य कारण विटामिन डी का कम अवशोषण है। विटामिन डी का अगर अवशोषण कम है तो उससे आपको ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी फ्रेंड्स हमें सूर्य की जो किरणें होती हैं, रेज होती हैं, उससे हमें मिलता है। बहुत से लोग आजकल धूप लेना
उचित नहीं समझते हैं। धूप में बहुत ज़्यादा निकलते ही नहीं, जिसकी वजह से भी ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है। देखिए, क्योंकि विटामिन डी हड्डी की संरचना के निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। पढ़ें क्वेश्चन को फ्रेंड्स। What should A&M teach mother for starting the supplementary food of the baby after 6 month? Sorry, after 6 mothers. यहाँ पे फ्रेंड्स टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 6 मंथ ही होगा, ठीक है, मदर्स नहीं होगा, ठीक है, 6 मंथ, यहाँ पे 6 मंथ होगा, ठीक है। What should A&M teach mother for starting the supplementary food of the baby आफ्टर 6 मंथ? ठीक है, 6 साल बाद शिशु का पूरक आहार, यहाँ पे ठीक है, पूरक आहार शुरू करने के लिए, यहाँ पे फ्रेंड्स हार नहीं है, पूरक आहार है, ठीक है, पूरक आहार शुरू करने के लिए एएनएम को माँ को क्या सिखाना चाहिए? तो बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? पहले आप पढ़ लें अच्छे से, फिर आंसर दें। तो देखिए, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देख लेते हैं कि 6 माह बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए एएनएम को माँ को यह सिखाना चाहिए कि वह कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखे। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें, फिर आंसर दें। What is the importance of nutrition for the children under the age 5? 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण क्या महत्व है? पोषण का क्या महत्व है फ्रेंड्स, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर? 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो पोषण का महत्व क्या है, इसको बताना है। तो यहाँ पे देख लिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ें, चारों ऑप्शन को पढ़ लें, फिर आंसर दें। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट है, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चे की तेजी से वृद्धि और विकास, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का बहुत बहुत महत्व होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए पोषण का बहुत महत्व होता है, जिससे बच्चे तेजी से वृद्धि और विकास हो सके, जिससे बच्चों का मतलब तेजी से वृद्धि भी हो और उनका विकास भी हो। सही पोषण से बीमारियों से लड़ने की जो शक्ति है वो भी बढ़ जाती है फ्रेंड्स। पोषण से ही बार बार बीमार होने से बचा जा सकता है और कुपोषण के दायरे से भी मुक्ति पाई जा सकती है फ्रेंड्स। बच्चों को स्वस्थ और क्रियाशील बने रहने के लिए उचित पोषण की आवश्यकता होती है, इसलिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सही मात्रा में पोषण देना आवश्यक होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें, फिर आंसर दें। व्हाट एएनएम शुड डू इन दी एंथ्रोपोमेट्री सर्वे? एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एएनएम को क्या करना चाहिए? बताएं फ्रेंड्स, व्हाट एएनएम शुड डू दी एंथ्रोपोमेट्री सर्वे? गेस करें, आप पढ़ लें। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, टेक दी फिजिकल मेजरमेंट, भौतिक मापन लें। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एएनएम को व्यक्ति का भौतिक मापन करना चाहिए। एंथ्रोपोमेट्री व्यक्ति के माप को संदर्भित करता है। यह भौतिक नृविज्ञान का एक प्रारंभिक उपकरण है। इसका उपयोग पहचान के लिए, मानव शारीरिक भिन्नता को समझने के लिए उद्देश्यों के लिए पुरापाषाण विज्ञान में किया गया था या किया गया है। एंथ्रोपोमेट्री में मानव शरीर के भौतिक गुणों का भी मापन किया गया है, जो व्यवस्थित माप शामिल होती है फ्रेंड्स, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्री में मानव शरीर के भौतिक गुणों का व्यवस्थित माप शामिल है। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 8 को और आंसर दें। आप पहले अच्छे से पढ़ें, फिर आंसर दें कि वाई एएनएम शुड लर्न दी पर्सनल हाइजीन? एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? क्वेश्चन को पढ़ें फ्रेंड्स। वाई एएनएम शुड लर्न दी पर्सनल हाइजीन? एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप पढ़ें अच्छे से और आंसर दें। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। टू टेक केयर ऑफ द हाइजीन ऑफ स्टिक पर्सन, बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का
ख्याल रखना। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा फ्रेंड्स। चलिए आप एक्सप्लेन को देखते हैं कि एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता इसलिए सीखनी चाहिए ताकि बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखा जा सके। व्यक्तिगत स्वच्छता एवं स्वास्थ्य जो स्वस्थ व्यक्ति को निम्न बातों में जो सहायता प्रदान करनी है या करती है फ्रेंड्स, जैसे कि एक अच्छा सुडौल शरीर बनाए रखने में, मांसपेशियों में अच्छी शक्ति बनाए रखने के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता का आशय उस जीवनचर्या से है। जो व्यक्तिगत स्वच्छता है इसका आशय उस जीवनचर्या से है जिनके फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप एक स्वस्थ और स्वच्छ परिवेश बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें कि विच आर दी पार्ट ऑफ दी स्टमक, उदर के कौन से भाग हैं। अब यहाँ पे बताना है आपको कौन कौन से भाग हैं जो उदर के होते हैं। देखिए फ्रेंड्स सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी पूछे गए क्वेश्चन है ये, तो आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। यहाँ पे आप देख लें इस चित्र के माध्यम से कि उधर के 4 भाग होते हैं। अब कौन कौन से भाग होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। देखिए फ्रेंड्स इस भाग को हम कार्डियक कहते हैं और ये जो भाग है उभरा हुआ ये भाग है इसे हम फंडस कहते हैं, और ये जो नीचे का भाग है फ्रेंड्स इसे बॉडी, और ये आपका पतला भाग जो है ये इसे हम पाइलोरस कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आप पे थोड़ा सा एक्सप्लेन को देख लें कि उदर या आमाशय एक पेशी, खोखला और पोषण नली का फैला हुआ भाग होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं। ठीक है, जो उदर है या आमाशय आपका जो पेट है ये क्या है, एक पेशी, खोखला और पोषण नली का फैला हुआ भाग होता है जो पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। यह छोटी आंतों में आंशिक रूप से पचे भोजन को भोजन से पहले आबाद पेशी ऐंठन के माध्यम से भोजन के पाचन में सहायता के लिए प्रोटीन पाचक एंजाइम और तेज अम्लों को स्रावित करता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को। विच आर्गन इज ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस्ड एंजाइम लाइपेज, मानव शरीर में कौन सा अंग है जो अंग एंजाइम लाइपेज का जो लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। मानव शरीर में कौन सा अंग है जो एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है। गेस करें, सिंपल क्वेश्चन है, ये पढ़े होंगे फ्रेंड्स, कई बार आपने पढ़े होंगे, रिपीटेड क्वेश्चन है और देखिए 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी फ्रेंड्स। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट होगा, पैनक्रियाज, अग्न्याशय। ठीक है, पैनक्रियाज होगा, अग्न्याशय। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देख लेते हैं कि मानव शरीर में अग्न्याशय अर्थात पैनक्रियाज वह अंग है जो लाइपेज उत्पन्न करता है। ठीक है, लाइपेज एंजाइम उत्पन्न करता है। लाइपेज एक एंजाइम है जो वसा को विभाजित करता है। किसको करता है, विभाजित करता है, अर्थात वसा को तोड़ता है ताकि आंत में इसका अवशोषण हो सके। लाइपेज अपने घटक फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अणुओं में ट्राइग्लिसराइड जैसे कि वसा को हाइड्रोलाइज करता है या अग्न्याशय द्वारा स्रावित होता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को। व्हाट इज कॉल्ड द कवरिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ लंग्स, फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। व्हाट इज कॉल्ड द कवरिंग ऑफ आउटर लेयर ऑफ लंग्स, फेफड़ों की बाहरी आवरण जो परत होती है उसे क्या कहा जाता है। तो बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ लें आप अच्छे से फिर आंसर दें। तो देखिए इसे फ्रेंड्स प्लूरा कहा जाएगा। ठीक है, फुफ्फुस आवरण। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, फुफ्फुस आवरण। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि फेफड़ों की बाहरी आवरण की परत को फुफ्फुस आवरण कहा जाता है अर्थात प्लूरा कहा जाता है। यह फेफड़ों को बाहरी आघात से बचाने का भी कार्य करता है। प्रत्येक फेफड़ा 2 झिल्लियों से अवतरित होता है जिसे हम प्लूरा कहते हैं। बाह्य आवरण वक्ष तथा डायफ्राम के पास रहता है जिसे पैराइटल प्लूरा कहा जाता है, जबकि आंतरिक झिल्ली जो कि फेफड़े को घनिष्ठता अर्थात बहुत ज़्यादा नज़दीक से घनिष्ठ रूप से इसे घेरे रहती है उसे हम विसरल प्लूरा कहा जाता है या कहते हैं। इन दोनों झिल्लियों के मध्य के स्थान को प्लूरल स्पेस कहा जाता है जो तरल पदार्थ से भरा हुआ होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को और आंसर दें। व्हाट इज
मैस्टिकेशन, पढ़े से मैस्टिकेशन क्या है फ्रेंड्स, गेस करें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज मैस्टिकेशन, क्या होता है ये? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन फ्रेंड्स आपका ए राइट होगा, एक्ट ऑफ चेविंग, ठीक है, चबाने का कार्य। मेस्टिकेशन क्या है? ये चबाने का एक कार्य है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि मेस्टिकेशन चबाने का कार्य है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन को दांतों से कुचलकर पीस लिया जाता है। यह पाचन का पहला चरण होता है और यह एंजाइमों द्वारा अधिक कुशल ब्रेकडाउन की अनुमति देने के लिए खाद्य पदार्थों के सतह के क्षेत्र को बढ़ाता है। चबाने की प्रक्रिया के दौरान भोजन को गाल और जीभ द्वारा दांतों के बीच पीसने के लिए रखा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी सॉरी यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ लें और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें फिर आंसर दें, ठीक है। आप इसे पढ़ें कि विच हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन टू प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए? बताएं फ्रेंड्स, विच हेल्थ एजुकेशन शुड बी गिवन टू प्रिवेंट द यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी राइट होगा, डू नॉट होल्ड द यूरिन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक मूत्र को रोक कर ना रखें, ठीक है। अगर फ्रेंड्स ज़्यादा लंबे समय तक आप पेशाब को रोक कर रखते हैं तो किडनी फेलियर का भी डर रहता है, ठीक है, क्योंकि जो आपका मूत्राशय है, जो आपका ब्लैडर है, उससे पेशाब, अगर ज़्यादा आपका ब्लैडर पूरी तरह से फुल हो जाएगा और पेशाब को आप रोक कर रखेंगे तो आपके नाभि के नीचे दर्द भी होने लगेगा और ये जो पेशाब है ये यूरेटर के माध्यम से वापस भी जा सकती है, ठीक है। तो जिससे किडनी फेल्योर का भी डर रहता है, किडनी फेल होने का भी डर रहता है, ठीक है। इस वजह से अगर आपको पेशाब लगी है तो आप सबसे पहले काम अपना करें कि पेशाब करके आएँ, बाद में अदर काम करें। तो चलिए अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देखते हैं कि मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए, क्योंकि अगर ज़्यादा दिन तक पेशाब स्टोर करके रखेंगे या ज़्यादा देर तक स्टोर रहेगी तो अगर वहाँ पे संचय किसी चीज़ का हो जाएगा तो फ्रेंड्स इन्फेक्शन का भी डर हो जाएगा, ठीक है। तो यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपको पेशाब की नली में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। किडनी में भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। लंबे समय तक मूत्र को रोक कर नहीं रखना चाहिए। लंबे समय तक मूत्र को रोक कर रखने से यूटीआई इन्फेक्शन होता है फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। यह बैक्टीरिया मूत्र को लंबे समय तक रोक कर रखने के कारण पनपते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट के द्वारा शरीर में घुसकर ब्लैडर व किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे मूत्र पथ जो मार्ग है उसका, ठीक है, मूत्र पथ जो क्या कहते हैं यूरेटर है, जिससे यूरेथ्रा है, जैसे कि यूरेथ्रा होता है जिससे आप पेशाब को बाहर करते हैं, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, संक्रमण हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर क्वेश्चन है। आप पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 14 को और आंसर दें। ड्यू टू इम्प्रॉपर स्किन हाइजीन व्हाट हैपन दैट कॉजेज स्किन इन्फेक्शन। अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, क्लॉगिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ द स्वीट ग्लैंड, पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद या फिर जाम होना। ऑप्शन ए राइट है। एक्सप्लेन को देख लें यहाँ पे, अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण पसीने की जो ग्रंथियां हैं फ्रेंड्स, इनके छिद्रों के बंद होने या फिर जाम होने के कारण त्वचा में संक्रमण हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पे ग्रंथियां हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रंथि होगा, ठीक है। इसमें स्किन फूल जाती है, क्या होता है, स्किन फूल जाती है और दाने जैसे निशान बनने लगते हैं जो बहुत ज़्यादा खुजली करते हैं। त्वचा के संक्रमण में खुजली, सॉरी यहाँ पे मुख्य रूप से सेलुलाइटिस, इम्पेटिको, फॉलिकुलिटिस या फिर एरिसीपेलस कार्बनकल शामिल होते हैं फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ये फ्रेंड्स 15 है फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। आप इसे अच्छे से पढ़ लें और आंसर दें। पहले आप अच्छे से पढ़ें तभी आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटली हेल्थ पर्सन। निम्नलिखित में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में एक है? बताएं फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है,
पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें। ये आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप इसे अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें कि निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में शामिल है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा, गुड फ्रेंडशिप एंड रिलेशनशिप, अच्छी दोस्ती और रिश्ते बनाना। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की जो विशेषताएं हैं वो क्या होती हैं। अच्छी दोस्ती और रिश्ते बनाना, संतोषी और प्रसन्नचित्त रहना, भय, क्रोध, प्रेम, द्वेष, निराशा, अपराध आदि आवेगों से व्यथित नहीं होते हैं फ्रेंड्स। जो मानसिक रूप से अगर जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं उनमें ये सारी कोई भी जो दोष हैं या कोई भी जो दिक्कतें यहाँ पे आपके दिख रही हैं ये सभी उनमें देखने को नहीं मिलती जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। ठीक है, जो मानसिक रूप से स्वस्थ हैं उनमें ये सारी जो व्यथित जो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये भय हो गया, क्रोध, प्रेम, द्वेष, निराशा, अपराध, ठीक है, ये जो आवेग हैं ये कोई भी आवेग नहीं होते हैं जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं। अगर मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसे क्रोध भी आएगा, भय, प्रेम, दोष, निराशा ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, जो मानसिक रूप से कमज़ोर होते हैं ये ममत्वशील होते हैं। ठीक है, ये ममत्वशील होते हैं, दूसरों की भावनाओं का ध्यान भी रखते हैं। कैसे होते हैं? ममत्वशील होते हैं, दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखते हैं और ये अपनी योग्यता और क्षमता को ना तो अत्यधिक उत्कृष्ट और ना ही हीन समझते हैं। ठीक है, तो ये मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की ये खूबियाँ होती हैं। ठीक है, यही कहें कि खूबियाँ होती हैं सारी, कि जो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होते हैं इनमें सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट है जो क्लास लेने के लिए इंटरेस्टेड है तो फ्रेंड्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पर हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 8009031680। ठीक है, आप हमें इससे संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर 7985473042। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।